पार्ट 2 के लास्ट में हमने देखा था कि मैरीबेथ ने एक शॉटगन से विक्टर का चेहरा ही उड़ा दिया था। वो समझती है कि शायद वो मर चुका था और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि विक्टर मरा हुआ नहीं होता और वो फिर से उड़ जाता है। मैरीबेथ को वहाँ पर साथ आए हुए 2 हंटर की लाशें भी मिल जाती हैं, जिन्हें विक्टर ने बड़ी बेरहमी के साथ एक चेनसॉ से मार दिया था। और तभी मैरीबेथ को अचानक विक्टर की आवाज आती है और वो जल्दी से चेनसॉ को स्टार्ट करती है। चेनसॉ स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन विक्टर आकर उसे पकड़ लेता है और हवा में लटका देता है। विक्टर का फेस काफी इंजर्ड था और मैरीबेथ अपना हाथ इसके फेस में घुसा देती है, जिससे क्रॉली को काफी दर्द होता है और वो उसे छोड़ देता है और वो सीधा जाकर चेनसॉ के ऊपर गिरता है, जिसे मैरीबेथ ने स्टार्ट किया था। चेनसॉ इसे बीच से काट कर इसके 2 टुकड़े कर देता है। तब मैरीबेथ इसका बचा कुचा थोड़ा सा सर उठाकर वहां से चली जाती है। ऐसा इसलिए करती है ताकि क्रॉली दोबारा से जिंदा न हो जाए और चलते चलते स्वैम्प से बाहर निकल आती है और शहर में पहुंच जाती है। शहर में आते ही वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाती है। वहां उसे खून में लथपथ एक हाथ में शॉटगन और दूसरे हाथ में स्कल देखकर सब लोग डर जाते हैं। पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन वो कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं होती। सिर्फ इतना कहती है कि स्वैम्प में सब लोग मर चुके हैं। ये बात सुनकर एक पुलिस ऑफिसर अपना यूनिट स्वैम्प में भेजता है। मैरीबेथ को साफ कर लेने के बाद उन्हें ये बात पता चलती है कि जितना भी खून इसकी बॉडी पर लगा था वो इसका नहीं था। इसकी बॉडी पर सिर्फ छोटे मोटे जख्म थे, कोई बड़ा जख्म नहीं था। शेरिफ इससे सारी इंक्वायरी कर लेता है। पिछले 2 दिनों से इसके साथ जो कुछ होता है वो सब कुछ शेरिफ को बता देती है। शेरिफ को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि स्वैम्प में सब लोग मर गए, लेकिन इसे सिर्फ छोटे मोटे जख्म लगे हैं और ये बचकर आ गई है। और वो इसके बाद विक्टर की कहानी को फजूल समझता है। असल में वो इसे ही कातिल समझ रहा था। तब इस यूनिट में पुलिस ऑफिसर रेडियो पर शेरिफ से कांटेक्ट करता है। वो बताता है कि स्वैम्प का बहुत बुरा हाल है, लोगों को बड़ी बेरहमी के साथ मारा गया है और लाशों की हालत तो देखने के काबिल ही नहीं है। ये देखकर पुलिस ऑफिसर वॉमिटिंग कर रहे हैं। शेरिफ इसी वक्त विंसलो को पुलिस ऑफिसर्स का इंचार्ज बनाकर स्वैम्प के लिए निकल पड़ता है। और तभी वहाँ पर शेरिफ की एक्स वाइफ अमेडा आती है। वो एक जर्नलिस्ट थी, उसे क्रॉली के बारे में बड़ा क्रेज था। वो काफी अरसे से इस पर रिसर्च कर रही थी। वो किसी तरह विंसलो को मनाकर मैरीबेथ से पूछ लेती है, जबकि मैरीबेथ इसको कुछ भी बताने को राजी नहीं होती। वो मैरीबेथ से काफी इंक्वायरी करती है, लेकिन मैरीबेथ इसे कुछ भी नहीं बताती। तब अमेडा इसे कहती है कि इतने सारे लोग कत्ल हो गए, ये लोग तुम्हें फांसी दे देंगे उन लोगों का कातिल समझकर। वो इसे लालच देती है कि सिर्फ वही है जो इसे बचा सकती है। और जो कुछ भी उसके साथ हुआ था आखिरकार मैरीबेथ उसे सब कुछ बता देती है। और मैरीबेथ पूरी तरह श्योर थी कि विक्टर मारा जा चुका है, लेकिन अमेडा कहती है कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड में विक्टर जैसे भूतों को रिपीटर कहते हैं। जो कुछ भी हो जाए ये मारे नहीं जाते, इसे किसी हालत में भी दोबारा जिंदा हो जाना है। मैरीबेथ को तो श्योर था कि विक्टर मार दिया है उसने। दूसरी तरफ स्वैम्प पर मेडिकल टीम पहुंच गई थी और वो सबकी लाशें इकट्ठे कर रहे थे। और वहाँ पर उन लोगों को विक्टर की बॉडी भी मिल जाती है। वो इसे भी सील करके एम्बुलेंस पर ले आते हैं। उन्हें लाशें इकट्ठे करते करते रात हो जाती है, लेकिन अभी भी उन्हें ये था कि लाशें उठानी है। और रैंडी आराम से बैठकर एम्बुलेंस में अपना काम कर रहा था। उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जैसे ही वो अपना फेस मोड़ता है तब विक्टर शॉक देने वाली मशीन को उसके चेहरे पर लगाकर उसका चेहरा उड़ा देता है। तब शोर सुनकर पुलिस ऑफिसर वहाँ चेक करने जाते हैं। बोट में से क्रॉली बाहर आता है और उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो अपनी पूरी गन क्रॉली के ऊपर खाली कर देता है, जिससे विक्टर नीचे गिर जाता है और हैमिल्टन समझता है कि वो मर गया है। तभी विक्टर फिर से उठ जाता है और हैमिल्टन विंसलो से कांटेक्ट करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ बता पाता विक्टर उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ विंसलो को सिर्फ इसकी चीखें ही सुनाई देती हैं और जब इन चीखों को अमेंडा सुनती है तो फौरन समझ जाती है कि विक्टर वापस आ चुका है। वो कहती है कि वो जानती है कि विक्टर का खात्मा कैसे किया जा सकता है और वो विंसलो को मैरीबेथ को आजाद करने का कहती है, लेकिन वो इसकी बात नहीं सुन रहा था। और दूसरी तरफ विक्टर एक एक करके सब ऑफिसर्स को मार दे जा रहा था और मरने वालों की चीखें विंसलो भी सुन रहा था। तब वो अमेंडा पर यकीन करके मैरीबेथ को आजाद कर देता है। तब तक शेरिफ भी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है और तभी वहाँ पर स्वेट टीम भी आ जाती है, जिसका इंचार्ज टाइलर था। ऑपरेशन को अपने हाथ में ले लेता है। दूसरी तरफ अमेंडा और मैरीबेथ और विंसलो को लेकर एक आदमी के घर जाती है और वो आदमी थॉमस क्रॉली का इकलौता रिश्तेदार था और उसकी राख उसके पास थी। अमेंडा का प्लान ये था कि विक्टर जो कि अपने फादर को ढूंढ रहा है, मैरीबेथ उसको अपने हाथों से उसके बाप की राख देगी तो वो वापस चला जाएगा। लेकिन इस प्लान के लिए मैरीबेथ बिल्कुल भी राजी नहीं हुई। अमेंडा इसे थॉमस की राख मांगती है। वो किसी सूरत राख देने को राजी नहीं था और जब अमेंडा के पास कोई रास्ता नहीं होता तो वो इस पर
गन रखकर इसे राख छीन लेती है और वहाँ से भाग जाती है। और दूसरी तरफ जंगल में पूरी टीम इस जगह को चेक कर रही थी और हर जगह उन्हें डेड बॉडी ही मिलती है। इन्हें देखकर वो इनका पीछा करते हैं, लेकिन डेड बॉडीज की हालत इतनी खराब थी कि इन्हें देखकर इनकी भी हालत खराब हो जाती है। और तभी झाड़ियों में से कोई आता है, लेकिन इस बार विक्टर क्रॉली नहीं था, वो एंड्रयू था जो किसी तरह बच गया था। वो बताता है कि विक्टर ने सबको मार दिया है, उन्हें अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना चाहिए। इसकी बात सुनकर शेरिफ वहाँ मिलिट्री को बुलाने लगता है, लेकिन टायलर इसका रेडियो तोड़ देता है और कहता है इस सिचुएशन को वो खुद ही हैंडल कर सकता है। और अचानक झाड़ियों से किसी की मूवमेंट महसूस होती है और तब वो लोग अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। फायरिंग के बाद टायलर आगे चेक करने जाता है, तब वो देखता है ये तो किसी जंगली जानवर का एक छोटा सा बच्चा है। और तभी उनके सामने क्रॉली की आवाज आती है और वो सब पीछे हटने लगते हैं। सब लोग इसके घर तक पहुंच जाते हैं और वो अपना एक एक कदम बड़ा सोच समझ कर रख रहे होते हैं। तभी एक साइड से क्रॉली निकलता है और एक ऑफिसर को मार देता है, जबकि वो दूसरी ऑफिसर को हुक में फंसाकर अपनी तरफ खींचता है। वो बदले में इसके ऊपर फायरिंग करते हैं, लेकिन वो फिर भी इसे अपनी तरफ खींच रहा था। और तब शेरिफ आगे बढ़कर इसकी रस्सी को काट देता है और इसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर इसके मुंह में अपना हाथ डालकर अंदर खींच लेता है और वो लोग पीछे हट जाते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। टायलर इसे चारों तरफ से घेर लेता है। वैसे भी वो एक दूसरे से अलग होते हैं। विक्टर एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है और कई सारे ऑफिसर इसे पकड़कर मारने लगते हैं, लेकिन एक ही झटके में सबको पीछे फेंक देता है। कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वो एक एक करके सबको मार रहा था। इनकी गोलियां भी इसकी बॉडी पर कोई असर नहीं कर रही थी, जबकि टायलर की गन की गोलियां खत्म हो गई थी और वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। लेकिन विक्टर इसे कोई भी मौका दिए बगैर इसकी रीढ़ की हड्डी खींचने लगता है और तब विक्टर स्कल समेत इसकी स्पाइन को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर कॉडी अपना आरपीजी रेडी करता है और इसके ऊपर फायरिंग कर देता है, जिससे क्रॉली का पूरा घर तबाह हो जाता है और कॉडी सेलिब्रेट करने लगता है कि उसने विक्टर को मार दिया। तो तभी सामने से विक्टर आ जाता है। क्रॉली इसके हाथ पांव उखाड़कर इसे भी बेरहमी से मार देता है। तभी मौके का फायदा उठाकर शेरिफ, एंड्रयू और मिकाएला अपनी जान बचाने के लिए एम्बुलेंस में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं। कश्ती के रेडियो में शेरिफ मिलिट्री को बुला ही लेता है और कहता है कि बहुत सारे गनमैन ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी है और वो यहाँ पर झूठ बोलता है। अगर वो सच बोलता तो कोई भी उसकी बात पर यकीन ना करता और ना उधर कोई मिलिट्री आती, बल्कि गार्ड भी कोई ना आता। इस एम्बुलेंस में वो खुद को सेफ समझ रहे थे। तभी क्रॉली अपने बेल्ट सैंडर से उसे काटना शुरू कर देता है। क्रॉली इस एम्बुलेंस में बहुत बड़ा होल कर देता है। एंड्रयू के सामने एक हथियार पड़ा था और जब वो इसे उठाने लगता है तब विक्टर इसे पकड़ लेता है। मिकाएला हथौड़े से क्रॉली के हाथ पर मारकर एंड्रयू को बचा लेती है और अमेंडा, विंसलो और मैरीबेथ के साथ क्रॉली के घर पर पहुंच जाती है और वो जोर जोर से विक्टर को बुलाने लगती है। और जब विक्टर इसकी आवाज सुनता है तो वहाँ से चला जाता है। इतने में शेरिफ भी अमेंडा की आवाज पहचान लेता है और उसे बुलाने के लिए वो बाहर आ जाता है। तभी विक्टर इसे पकड़कर इसके फेस का बुरा हाल कर देता है। शेरिफ की गन मिकाएला के सामने गिर जाती है। वो सोचती है कि शायद वो आसानी से इसे उठा लेगी। जैसे ही वो उठाने लगती है विक्टर इसे भी पकड़ लेता है। तब एंड्रयू इसकी भी मदद नहीं कर सकता और चुपचाप इसे मरते हुए देखता है। अमेंडा उसे जोर जोर से बुला रही थी और वो वहाँ पर पहुँच जाता है। अमेंडा थॉमस की राख को मैरीबेथ के हाथ में देती है। विक्टर राख को देखकर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। मैरीबेथ के फादर ने जो भी इसके साथ किया वो इससे माफी मांगती है और राख को इसके सामने रख देती है। क्रॉली राख उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन विंसलो समझता है कि वो मैरीबेथ को मारने वाला है और वो इसे शूट करने लगता है और वो 2 पिस्टल जितनी गोलियां इस पर खत्म कर देता है। वो सोचता है कि शायद वो मर गया है। तभी विक्टर खड़ा हो जाता है और उसे अपने हाथों में लेकर मार देता है। तब अमेंडा जल्दी से राख को उठाकर मैरीबेथ के पास फेंकती है और इसे कहती है दोबारा विक्टर को दो। तब क्रॉली इसे भी पकड़ लेता है और उस बेचारी को भी मार देता है। अमेंडा का सर धड़ से अलग कर देता है और वो इसे मारने के बाद मैरीबेथ को एक दरख्त से लटका देता है और आज 2 दिन गुजर जाते हैं और अब वो इसे मारने वाला था और तब मैरीबेथ वो मटका इसके ऊपर मारकर फोड़ देती है और विक्टर के फादर की राख इस पर गिर जाती है। जैसे ही वो राख विक्टर के ऊपर गिरती है विक्टर मेल्ट होना शुरू हो जाता है। मेल्ट होते होते वो काफी हद तक पिघल चुका था। मैरीबेथ टहनी तोड़कर इस दरख्त से खुद को आजाद कर लेती है और शॉटगन उठाकर इसके दोबारा जिंदा होने का इंतजार करती है, लेकिन इस मर्तबा किस्मत इसका साथ नहीं देती और अब वो दोबारा जिंदा नहीं होता। वो बचे हुए विक्टर के पार्ट्स को शॉर्ट करने लगती है और यहाँ पर क्रॉली का खात्मा हो जाता है क्योंकि इसकी हड्डियां तक जल चुकी थी और दूसरी तरफ मैरीबेथ की हालत काफी खराब थी। तभी वहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर भी आ जाते हैं और हम देखते हैं कि मैरीबेथ की सांस अब बंद हो रही थी, इसकी हार्ट बीट ठीक नहीं चल रही थी और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है।